as well as teaching. Now, I request Jedidalu sir to continue the session. Okay, thank you very much, Koshti sir. The thing is, today I have been given an honor to talk with you on, I think Karodpati sir have told me that I should talk on mixed design first, and then some overview of how NABL accreditation can be done. To start with, first of all, the subject was mixed design as per NABL. So let me first tell you, there is nothing called NABL mixed design, because mixed design is a recipe. It's an art, we can say, क्योंकि जब भी आप मतलब हमारे घर में जैसे माएँ कुछ नए इंग्रेडिएंट्स डाल के या कुछ पुराने इंग्रेडिएंट्स डाल के एक अच्छी रेसिपी बनाती हैं, द सेम रेसिपी इज देयर, इंग्रेडिएंट्स सेम होंगे, फिर भी रेसिपी का जो आउटपुट आएगा वो अलग आएगा. जैसे हमें हर एक ने की हुई रेसिपी अगर टेस्ट में अगर अलग अलग आएगी, वैसे ही मिक्स डिजाइन का भी है, बिकॉज इट इज एन आर्ट. बेसिकली इट नीड्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस फेल्योर के साथ ही शुरू होती है, टू बी वेरी फ्रैंक. डरने की कोई बात नहीं. हमारे भी 10 बार फेल्योर होते हैं, फिर जाके मिक्स डिजाइन कंफर्मेशन होता है, फिर उसका आइडिया आते जाता है, और फिर आप मिक्स डिजाइन में थोड़ा आपको कन्विक्शन आ जाता है. बेसिकली see, concrete is a heterogeneous mix. तो वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ होता है, और नेचुरली इस कंपोजिट में अलग अलग मटेरियल आप जैसे जैसे आप डालते हो, उसकी जो है ओवरऑल जो उसकी क्या बोलते हैं क्वालिटी, वो या तो इम्प्रूव होती है या तो डिटेरियरेट होती है. तो मिक्स डिजाइन, बेसिकली मिक्स डिजाइन के गाइडेंस के लिए हमें 10262 IS कोड हमें फॉलो करना होता है. अब नया वर्जन आया उसका, 2019 का भी कोड आ गया है. तो आप 2019 का कोड नेट पे शायद अवेलेबल होगा, नेट पे अवेलेबल है एक्चुअली, तो आप उसको डाउनलोड करके उसको देखो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको IS कोड पहले तो थॉरली पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या है उसमें, ठीक है. क्योंकि क्या होता है, बहुत बार IS 456 भी हम पढ़ते हैं, हमारे पास IS 456 का टेबल नंबर 21 सबको पता होता है, 22 पता होता है, टेबल नंबर 27 पता होता है, 26 पता होता है, क्योंकि वो डिजाइन के लिए हम यूज करते हैं. हर बार सिलेबस में दिया हुआ है कि 2 वे स्लैब है, तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए हम ये सारे, या तो वर्किंग स्ट्रेस के लिए, लेकिन हम उसके अलावा हमने कभी टेबल नंबर 5 ज्यादा नहीं देखा होता है. बाकी के जो डिटेल्स है उसमें मिक्स डिजाइन के लिए, वो हमने कभी ज्यादा उसमें पढ़े नहीं होते हैं. तो बेसिकली वी नीड टू गो थ्रू, और आप सारे क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट हो सभी, तो यू कैन इजीली मेक समथिंग आउट ऑफ दैट. लेकिन मैं बता दूं कि मिक्स डिजाइन इज एन आर्ट. डेफिनेटली उसको आपको प्रैक्टिस से ही उसमें आपको मास्टरी आ सकती है. आज 2 साल से मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे आज भी मिक्स डिजाइन फेल होते हैं, दैट इज द फैक्ट. तो मिक्स डिजाइन इज अ वेरी क्या बोलते हैं अनसर्टन थिंग, क्योंकि आपको जो डिजायर्ड स्लम है या डिजायर्ड आपको जो स्ट्रेंथ है, उसमें बहुत बार आपको खामियां
दिखाई देंगी, जबकि आपने सारे इंग्रेडिएंट हिसाब से डाले होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशंस इन्वॉल्व है और बहुत बहुत सारे एटमॉस्फेरिक हो, चाहे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे उसके केमिकल इंटरेक्शंस ऑफ एग्रीगेट हो विद द सीमेंट, तो उसके बहुत सारे कारणों से हमारे मिक्स डिजाइन डिजायर्ड स्ट्रेंथ नहीं देते। या तो वो बहुत ज्यादा प्लस जाते हैं, मान लो हमने कोई मिक्स डिजाइन किया M30 के लिए एंड इट हैज गिवन द स्ट्रेंथ फॉर अराउंड M40 और M50, वैसा भी हो सकता है। तो एक्चुअली बेसिकली आपके पास जब मिक्स डिजाइन आता है तो बिल्डर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो दो चीजों पे, मेरे पास आज पीपीटी नहीं है तो डायरेक्टली हम इंटरेक्ट करेंगे, तो उसको दो चीजें चाहिए होती है। पहले उसका डिजाइन प्रॉपर हो, फेल नहीं जाए, दूसरा उसका जो सीमेंट है वो बच जाए हो सके जितना। तो आप अगर सीमेंट क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका डिजाइन उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल होगा। मान लो अभी मिक्स डिजाइन के लिए जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम सीमेंट कंटेंट आरसीसी के लिए 300 350 भी है, लेकिन उतना आप M25 M30 के लिए डालेंगे या M20 को डालेंगे तो वो अनइकोनॉमिकल होगा। तो हम पहले मैं दिखाता हूं आपको 10262 का। तो दिस इज अ न्यू कोड 10262। कंक्रीट मिश्र अनुपात मार्गदर्शी सिद्धांत, दीज आर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय IS। तो इसमें जो है ये तो पहले वाले 10262 जैसे ही बहुत सारा है, लेकिन उन्होंने अभी कुछ हाई ग्रेड के लिए कुछ कमेंट्स उसमें दिए हुए हैं। ये जनरल पार्ट है F-CK, दैट इज अ टारगेट स्ट्रेंथ 4.2 में दिया गया है। टारगेट स्ट्रेंथ F-CK इज इक्वल टू 1.65 S। S इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन और F-CK इज इक्वल टू FCK प्लस X। तो ये X क्या है, X और S के वैल्यूज, अगर आपके पास डिजायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आपके इसका नहीं है तो आपको डिजायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हायर लेवल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाता है IS कोड की तरफ से। तो टेबल नंबर 1 और 2 जो नीचे होंगे वो आपको इसमें मदद करेंगे। ये देखिए, ये टेबल नंबर 1 है जिसमें वैल्यूज ऑफ X है, जिसमें M10 M15 के लिए आप 5 लेते हो, 25 तक 5.5, उसके बाद 6 अप टू M60 6.5 लेते हो, और उसके बाद M60 के आगे वाले ग्रेड के लिए 8 का लेना है। तो ये टेबल नंबर 1 यहाँ की X की वैल्यू है, जो FCK में ऐड करोगे आपका 25 का, मान लो मिक्स डिजाइन आप कर रहे हो तो 25 प्लस X के लिए अपने पास ये X की वैल्यू है जो इसमें दी गई है 5.5, उसको ऐड करोगे तो आएगा 30.5। सो ये 30.5 आपका एक F-CK होगा। दूसरा आपको S की वैल्यू डाल के उसमें करना पड़ेगा, तो वो अगर आप उसमें करोगे, अगर आप इसमें दिख रहा है अभी, यस सर। तो इसमें अगर आप S की वैल्यू, अगर S की वैल्यू आप भी डेवलप कर सकते हो, आप आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कर सकते हो,
यहाँ पे 4.2.1 में उन्होंने दिया हुआ है कि आप यू कैन एस्टेब्लिश योर ओन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए आपको कम से कम एक ग्रेड के 30 सैंपल्स आपको करने हैं मिक्स, और उसको 28 डेज बाद उसकी स्ट्रेंथ देख के आपको आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टेब्लिश आपकी मशीन के लिए, आपकी प्रोसेस के लिए आप उसमें दे सकते हो। लेकिन इट्स सेफर टू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन बाय द टेबल नंबर 2 विच इज अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो है 3.5, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये जो है आप मान लो अभी M25 का कर रहे हो तो 4 into 1.65 कुछ आएगा 6 point something या 7 के आसपास, और उसको आप अगर 25 में ऐड करोगे तो वो एक वैल्यू FDAS-CK की मिलेगी। इन दोनों में जो हायर वैल्यू है दैट यू नीड टू टेक एज अ योर टारगेट स्ट्रेंथ। अब टारगेट स्ट्रेंथ आ गई तो उसके बाद आपको मिक्स डिजाइन करना है, तो कुछ पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं। उसमें है एक तो आपको मिक्स डिजाइन आप जो कर रहे हो वो RCC PCC, इसके लिए आपको देखना है वेदर इट बीइंग यूज्ड फॉर RCC और PCC। फिर आपको जैसे ये टेबल नंबर 3 बोल रहा है कि आपको एंट्रैप्ड एयर कितना हो सकता है, वो आपको 1%, 1.5% या 0.8%, उसके लिए आपको एक तो ये आगे कर दिए हैं जो फ्री वाटर सीमेंट रेशो होता है। वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ, ये रेशो होता है। अब सीमेंट के लिए हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए आपको कुछ पानी जरूरी होता है। ठीक है, तो आइडियल वाटर सीमेंट रेशो देखने के लिए आपको, या आपके मिक्स के लिए देखने के लिए आपको, आप क्या यूज कर रहे हो और किस कंडीशन में यूज कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मान लो आप कोई एग्रीगेट यूज कर रहे हो, उसकी पोरोसिटी भी हाई है और वो उसका एब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, वाटर एब्सॉर्प्शन ज्यादा है, तो आपको उस तरीके से वाटर सीमेंट रेशो डिजाइन करना पड़ेगा। या मान लो आपने जो एग्रीगेट लिए हैं वो बहुत धूप में आप काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको आपका वाटर सीमेंट रेशो आपको डिसाइड करना होगा कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, मॉडरेट कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको सीमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आपको इसमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये जो लास्ट लाइन है कर्व 1, कर्व 2 एंड कर्व 3 दिया हुआ है, तो ये कर्व 1 M33 के लिए है, 33 ग्रेड सीमेंट के लिए है, ये 43 ग्रेड के लिए, और कर्व 3 इज फॉर ग्रेड नंबर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये नीचे उन्होंने दिया हुआ है। ये इसके लिए आपको जो टारगेट स्ट्रेंथ आपकी है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, मिनिमम मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो इन्होंने दिया हुआ है, जो कि आप ले सकते हो एज इट इज। लेके कोई फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि मान लो आप M20 का अगर मिक्स कर रहे हो तो M20 के लिए जो कर्व आया है उसमें आपको कम से कम 0.57 to 58 का इन्होंने कर्व 1 के लिए दिया हुआ है, जबकि कर्व 3 के लिए ये रेशो M20 का तो इसमें बहुत ज्यादा जा सकता है, 0.65 से भी ज्यादा जा सकता है, लेकिन उतना हम लेते नहीं। ठीक है, तो हमें अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आपका
जो है वाटर सीमेंट रेशो आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आप सीमेंट यूज कर रहे हो जिसकी कंसिस्टेंसी है 29% और आपकी जो एग्रीगेट है उसका वाटर एब्सॉर्प्शन है 1.5 to 2%, और आपका अदर पैरामीटर्स के लिए जैसे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, हीट है, उसमें आपका 3-4% वेस्ट हो रहा है, तो आपको कम से कम 0.36 का वाटर सीमेंट रेशो कम से कम आपको चाहिए। उससे कम करोगे तो हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जब भी मिक्स डिजाइन हमें करना है, एटलीस्ट यू नीड टू नो द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट सीमेंट। वो जो सीमेंट है उसके दो पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, एक कंसिस्टेंसी, दूसरा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप 3.15 मान के चलते हो तो वो कभी कभी 3.15 से ज्यादा हो सकती है, थोड़ा कम भी हो सकती है। तो इसलिए ये दो पैरामीटर हर जगह आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरा आपको देखना है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। बाकी साउंडनेस वगैरह इंग्रेडिएंट्स में अगर नया सीमेंट है तो साउंडनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। 53 ग्रेड का अगर अच्छा ब्रांड का सीमेंट है तो उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का भी कुछ इशू नहीं होता है। लेकिन आपको आपके सीमेंट की जो यूज कर रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी 0.29 या 29% से लेके 32% तक भी आ सकती है। तो इसलिए आपको जनरली उसकी कंसिस्टेंसी पहले पता करनी है और फिर उसके बाद मिक्स डिजाइन में सीमेंट यूज करना है। तो कंसिस्टेंसी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सीमेंट, आपको सीमेंट चूज करने के लिए। फिर उसके बाद आप जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो उसके पैरामीटर्स आपको कौन कौन से पता होने चाहिए। एक तो उसका सीव एनालिसिस आपने करना चाहिए। सीव एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि उसका फाइननेस मॉडुलस क्या है, उसके हिसाब से आपको मिक्स करने में उसमें मदद होती है। मान लो कोई 20 mm का जनरली आप एग्रीगेट लेते हो तो जनरली उसका फाइननेस मॉडुलस 6 to 7 या 7 से ऊपर भी हो सकता है। तो आप जब मिक्स डिसाइड करते हो तो उसमें आपको पता होता है कि ये 20 mm का एग्रीगेट है, लेकिन उसका मॉडुलस अगर नीचे है, 6 से भी नीचे है, तो इसका मतलब है इसमें फाइन पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। तो फाइन पार्टिकल्स अगर ज्यादा है तो आपको क्या होगा, आपको वॉइड्स कम हो जाएंगे उसमें, क्योंकि वो इंटरलॉकिंग कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर इसमें आएंगे। तो इसके लिए आपको फिर सैंड और इसका कोर्स एग्रीगेट का बैलेंस भी करना इसमें जरूरी हो जाता है। तो दैट इज अगेन यू विल डू विथ योर एक्सपीरियंस कि कैसे आप उसको ब्लेंड करते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको एग्रीगेट अगर आप यूज करते हो 20 mm 10 mm के भी ब्लेंड होते हैं। कभी कभार अगर पंपेबल कंक्रीट है तो और छोटा 6 mm का भी एग्रीगेट कभी कभी दिया जाता है। तो आपको कंक्रीट के हिसाब से आपको ब्लेंड डिसाइड करने के लिए उसके एग्रीगेट के कम से कम 3 पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। एक उसका फाइननेस मॉडुलस, दूसरा उसका बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, लूज बल्क डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। वो इसलिए कि जब आप वॉल्यूम में मिक्स को आप देते हो वॉल्यूमेट्रिक में, तो आपको बल्क डेंसिटी उसकी पता होनी चाहिए, तभी आप उसको केजी को आप कन्वर्ट करके कितना मीटर क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो बल्क डेंसिटी पता होनी चाहिए, फाइननेस मॉडुलस पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए आपको, और उसका वाटर एब्सॉर्प्शन, ये भी चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पैरामीटर्स एटलीस्ट यू मस्ट नो बिफोर गोइंग फॉर दी मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन से पहले अगर सैंड को आप लेते हो
तो IS 383 के टेबल नंबर 7 के हिसाब से आपको सैंड का भी जोनिंग, सैंड का जोन क्या है, दैट यू मस्ट नो। तो इसको भी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स आपको पहले पता होने चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्सॉर्प्शन, फाइननेस मॉडुलस, बल्क डेंसिटी, और सैंड के लिए एडिशनल जोन ऑफ सैंड, क्योंकि जोन के हिसाब से ब्लेंड चेंज होता है, जोन के हिसाब से अपना ब्लेंड क्या होता है, चेंज होता है। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको इसमें देखने हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें सीमेंटिशियस मटेरियल का ब्लेंड कर रहे हो, जैसे कि फ्लाई ऐश है, GGBS है, तो इसके लिए भी पैरामीटर्स दिए गए हैं। फ्लाई ऐश जनरली 15 to 30% तक यूज किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली वो 15 से भी कम भी यूज होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यूजेबल परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश इज बिटवीन 10% to 20%, उससे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता फ्लाई ऐश। हाँ, GGBS जो है वो यूज होता है अप टू 30-35% ऑल्सो। तो ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जिसे हम GGBS कहते हैं, दैट कैन बी यूज। तो वो भी आपको जब मिक्स आप करते हो तो उसके हिसाब से आपको, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट कभी कभार होती है कि मुझे सीमेंटिशियस मटेरियल में सीमेंट मैक्सिमम इतना ही चाहिए या मिनिमम इतना ही चाहिए, या GGBS परसेंट मुझे इतना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू डिजाइन द सीमेंटिशियस मटेरियल, कितना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये टेबल नंबर 4 आप देख रहे हो, जिसमें नॉमिनल एग्रीगेट में वाटर कंटेंट कितना लेना है वो बताया गया है। जनरली 20 mm के अगर आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो आपको 186 का नॉर्मल मिक्स के लिए, कन्वेंशनल मिक्स के लिए आपको पानी 186 kg या 186 लीटर आप बोल सकते हो, उतना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन, अगर ये देखिए, ये 383 IS 383 के बारे में यहाँ पे बताया कि आप जब कोर्स एग्रीगेट फ्रैक्शंस में यूज करते हो या जोन में यूज करते हो, तो इसके लिए इसमें उन्होंने वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होना चाहिए ये यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। एज पर टेबल नंबर 5 आपको पहले जोन पता करना है कि कौन से जोन का अपना एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, उसके हिसाब से आपको इसका ब्लेंड डिजाइन करना होता है। बहुत बार ये ब्लेंड भी अगर आप करोगे, मान लो आप जोन 1 एग्रीगेट से आप जोन 2 एग्रीगेट में चले जाते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जोन 1 में आपको 60% आपको कोर्स एग्रीगेट लेना है, जबकि जैसे जैसे जोन 2, जोन 3, जोन 4, हालांकि जोन 3, जोन 4 में बहुत ज्यादा सिल्ट कंटेंट होता है इसमें फाइन एग्रीगेट में। जनरली जोन 1 एंड जोन 2 आर प्रेफरेबल फॉर RCC कंक्रीट। तो RCC कंक्रीट में अगर फाइन्स का कंक्रीट है जो पंपेबल है, फिर हम जोन 3 तक जाते हैं, लेकिन जोन 4 आपको ज्यादातर उसमें नहीं आने देना है। तो जोन 2 का अगर कंक्रीट लेते हो तो 2% एग्रीगेट बढ़ जाता है, और जब एग्रीगेट बढ़ता है तो नेचुरली सैंड कम हो जाती है। तो उसके कारण कहाँ गए, हाँ, तो उसके कारण बहुत बार आपको दिखेगा कि मेरा कंक्रीट अच्छा नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, या सेग्रीगेशन दिख रहा है। तो ऐसे वक्त में आपको वापस थोड़ा सैंड या सीमेंटिशियस मटेरियल का ब्लेंड थोड़ा और बढ़ाना पड़ सकता है। तो इसीलिए इसको ट्रायल मिक्स कहा जाता है। इसको कभी भी IS कोड ने भी इसको फाइनल मिक्स नहीं बोला है या मिक्स नहीं बोला है, इट इज ऑलवेज अ ट्रायल। तो
you should be have 2 to 3 sets of different mixes as per the probability of your requirement, and you have to take the chances, cast the cube, mix it, cast the cube, and the most favorable mix you need to suggest to a customer. तो इसको इसीलिए ट्रायल मिक्स बोला जाता है, इसको कभी भी मिक्स नहीं बोला जाता, बिकॉज दीज आर द ट्रायल्स. आप ट्रायल करो और जो भी मैक्सिमम है, जो भी इकोनॉमिकल है, जो भी अच्छा स्ट्रेंथ देता है इकोनॉमी विथ इकोनॉमी, दैट नीड टू बी चोजन. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ होगा, तो वो बाद में देखेंगे. ये हायर ग्रेड के मिक्स के लिए इन्होंने दिया हुआ है हाई स्ट्रेंथ ग्रेड्स M65 एंड अबव. उसके लिए उन्होंने कुछ अलग से ब्लेंड दिए हुए हैं. एंट्रैप्ड एयर का परसेंटेज कम किया हुआ है, जो 1% था दैट हैज बीन केम टू 0.5. और हायर ग्रेड में एग्रीगेट का 20 mm तक ही यूज होता है, उससे ज्यादा यूज नहीं होता है. तो इसमें उन्होंने GGBS और इसके भी ब्लेंड कितने लेने हैं इसके लिए उन्होंने लिया हुआ है. अब यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन दे हैव गिवन फॉर दिस मिक्स नाउ द हाई ग्रेड मिक्स आपको कैसे वाटर मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना रखना है ये उन्होंने दिया हुआ है. तो ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, इसमें आप कम भी कर सकते हो, और अगर आपको स्लम्प ज्यादा चाहिए तो उसमें आप थोड़ा बढ़ा के भी कभी कभार ले सकते हो एज पर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. क्योंकि जो भी यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है वो है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट्स. ये देखो यहाँ पे पहला ही नोट आप देख सकते हो कि वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट. एग्रीगेट यहाँ पे कैसे यूज करना है इस मिक्स के लिए वो उन्होंने दिया हुआ है. अगर आपका एग्रीगेट सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में नहीं है, उसको सैचुरेट ही नहीं किया हुआ है, तो नेचुरली इट विल एब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम योर मिक्स. तो उसके लिए आपको यू कैन इंक्रीज द वाटर ऑल्सो. तो ये सारा गाइडलाइंस है, इसीलिए इस आईएस कोड को एज अ गाइडलाइन आपको लेना है. तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशो के रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं. तो सारा कुछ आपको उन्होंने प्रोवाइड किया है कि आप अगर हाई ग्रेड कंक्रीट पे जा रहे हो तो आपको कौन कौन से आपको मिक्सेस में ध्यान देना है या क्या क्या चीजें आपके सामने होनी चाहिए. तो ये हाई ग्रेड स्ट्रेंथ के लिए आपको वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स जो होते हैं हाई रेंज के, दैट इज कॉल्ड एज HRWRA. तो वो है जब आप हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स आप यूज करते हो, उसमें एडमिक्सचर यूज करते हो, तो यू कैन गो फॉर लोअर वाटर सीमेंट रेशियोज. तो यहाँ पे आप देखोगे जैसा मैंने पहले बताया था, मान लो कि अगर आपका सीमेंट की कंसिस्टेंसी 0.29 है और उसके बाद आपको और 2-3% 4% का पानी और लगता है एग्रीगेट के लिए और बाकी की चीजों के लिए, तो आपको कम से कम 0.35 का उससे कम आओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है. बट अगर आप वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आप उसमें आप नीचे भी इससे जा सकते हो. तो दिस इज द मिक्स हाई ग्रेड के लिए. तो इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि क्या रिकमेंडेड डोसेज ऑफ मिनरल एडमिक्सचर्स. मिनरल एडमिक्सचर्स में फ्लाई ऐश है, GGBS है या मेटाकोलिन और सिलिका फ्यूम के लिए इन्होंने रेकमेंड किया हुआ है कि कितना % आप लेना है. अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया फ्लाई ऐश आप 15 to 30% इन्होंने रेकमेंड किया है, बट जब आप 25 या 25% से ज्यादा जाते हो विथ फ्लाई ऐश, मैंने ये देखा है कि बहुत बार
कंक्रीट के सेटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, अर्ली स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें आपको फ्लाई ऐश में आपको थोड़ा कम लेवल पे ही रखा जाता है। जनरली हमारे यहाँ जब मिक्स करते हैं तो वी प्रेफर टू यूज अप टू 20 to 22%, उससे ज्यादा हम प्रेफर नहीं करते। सिर्फ एक मिक्स हमने 25 का दिया हुआ है क्योंकि इट वाज अ रिक्वायरमेंट बाय द कस्टमर। तो हम जनरली जब सोचते हैं तो 22-23% से ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि उसमें बहुत बार क्या होता है कि वाटर कंटेंट भी कम पड़ जाता है, बहुत बार ब्लेंड हार्श हो जाता है, और उसके साथ साथ थोड़ा हमें देखने को मिला कि आपका जो इनिशियल सेटिंग है वो भी थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, जल्दी सेट नहीं हो पाता माल। जैसे कि अभी आप बहुत बार रिक्वायरमेंट कस्टमर की होती है कि हमें माइवन हम यूज कर रहे हैं तो हमारा जल्दी सेट होना चाहिए, 13 आवर्स में उसका सेटिंग होना चाहिए, हमें उसके फॉर्मवर्क हटाने हैं, शटरिंग हटाना है। तो इसके लिए अगर आप जाओगे तो ज्यादा फ्लाई ऐश वाला मिक्स आप नहीं यूज कर सकते। तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। तो ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, वो आप यूज कर सकते हो। उसमें उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फ्लाई ऐश से ज्यादा होता है, और वो सीमेंटिशियस भी उसके प्रॉपर्टीज अच्छे हैं, तो यू कैन गो फॉर मोर परसेंटेज। तो इसीलिए यहाँ पे 50% तक आप रिप्लेसमेंट रेकमेंड किया हुआ है, बट जनरली 35 to 40% तक लिया जाता है। हालांकि हमने सिर्फ 4-5 मिक्स डिजाइन किए होंगे जीजीबीएस में। अभी जीजीबीएस बढ़ रहा है थोड़ा, जीजीबीएस का अवेयरनेस थोड़ा बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं जीजीबीएस में। तो यहाँ पे भी उन्होंने देखिए, यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि जोन 4 इज जनरली अवॉइडेड, तो आप जोन 3 तक ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि जोन 3 तक इन्होंने दिया हुआ है, जोन 4 तक ज्यादातर नहीं जाया जाता। तो इसमें आप देखोगे कि जब आप वाटर कंटेंट कम करते हो या जोन आगे जाता है तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज बढ़ जाता है, और वाटर कंटेंट कम करते हो तो सीमेंटिशियस भी बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली यू विल गेन द स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट ज्यादा आप करोगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो इंटरलॉकिंग अच्छा हो जाएगा और उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो दिस इज रिगार्डिंग द मिक्स डिजाइन। इसमें आपको ये 3 आईएस कोड यूज करने हैं, आईएस 456-2000, आईएस 383, आईएस 10262। हमने ऐसा एक एक्सेल में बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर जिससे हमें थोड़ा मदद होती है। मैं उसको थोड़ा आपको शेयर करता हूं। ये दिख रहा है एक्सेल वाला आपको? एनीवन कैन टेल मी? हेलो? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है, एक्सेल दिख रहा है। तो ये हमने एक मिक्स डिजाइन हमने M25 का किया हुआ है। तो ये मिक्स डिजाइन जो है, इसमें M25 आप अगर 25 डालोगे M25 आ जाएगा। तो इसकी टारगेट स्ट्रेंथ हमारी है 31.6%, 31.6 MP। फिर बिरला शक्ति का 53 ग्रेड का सीमेंट यूज किया गया है इसमें, और BASF का जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने निकाली थी 1.22 की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसका डोसेज उन्होंने बताया कि 450 या उससे ज्यादा आपको लेना है। तो उसके हिसाब से हमने 460 का डोसेज के लिए इसको डिजाइन किया। सीमेंट जब हमने देखा तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 3.16। हालांकि फ्लाई ऐश उन्होंने दिया नहीं है, तो विदाउट फ्लाई ऐश का करना है ब्लेंड। अगर फ्लाई ऐश होता तो फ्लाई ऐश की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसा यहाँ पे दिखाया था 1.98 आप ले सकते हो। अब सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास आ चुकी है। अब रेकमेंडेड वाटर सीमेंट रेशियो जो इसमें आता है वो दैट इज 0.65 आता है जनरली M25 में। तो आप ले सकते हो 0.65 तक।
बट हमारे हिसाब से हम जनरली लेते हैं 0.47 टू 0.5 तक, 0.5 तक हम ज्यादा से ज्यादा लेते हैं कस्टमर के हिसाब से। मान लो हमने इसमें आज हम 0.5 का मिक्स कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि हमें 320 के आसपास का सीमेंट चाहिए, तो ये हमने दिया 0.5, तो उसके कारण क्या हुआ, वाटर बढ़ गया तो सीमेंट कम हो गया। यहाँ पे आप देखोगे जब 0.47 था, सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड वाज 345.45, जब हमने उसको 0.5 किया, वाटर सीमेंट रेशो बढ़ाया, तो हमारा क्या हुआ, 324 तक आ गया। अब इसमें फ्लाई ऐश का मैं परसेंटेज 15% रख रहा हूं, तो मेरा सीमेंट का ब्लेंड आ गया 276 और फ्लाई ऐश का ब्लेंड आ गया 48.71। इसमें जो है वाटर मैंने रखा, सपोज मान लो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड मैंने 186 की जगह 160 का रखना है। अगर 160 का रखना है और मुझे स्लम्प चाहिए 175, तो मेरा फाइनल वाटर रिक्वायरमेंट आता है 184 के करीब। अब इसमें से मेरा जो एडमिक्सचर मैं यूज कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं, देखिए इसमें एजम्पशंस बहुत ज्यादा है, वो एजम्पशंस आपके बनते जाते हैं जैसे जैसे आप मिक्स करते जाते हो, फिर आपको समझ में आता है कि भाई ये कम करना चाहिए, ये ज्यादा करना चाहिए, इस एडमिक्सचर के लिए इतना ब्लेंड रखना चाहिए। तो यहाँ पे वाटर रिड्यूसिंग एजेंट जो है या एडमिक्सचर जो है, उसके कारण मेरा वाटर रिडक्शन हो रहा है। मान लो 5%, अभी मैंने 6.5 था, 5%, तो मेरा फाइनल वाटर आएगा 175 kg। अब उन्होंने 10 mm का भी मिक्स, 10 mm और 20 mm दोनों के एग्रीगेट दिए हुए हैं, तो उसका मैं प्रोपोर्शन जो है 10-20 का रख रहा हूँ, 35-65। तो मान लो मैंने यहाँ पे 38 और 62 का किया। सैंड जोन 1 है, बल्क डेंसिटी का यहाँ पे वे मिक्स में ज्यादा यूज नहीं होता है, वो वॉल्यूमेट्रिक इसमें जाता है। तो मेरा जोन 1 आ गया। फिर ये अभी क्या हुआ, अब मैंने एंट्रैप्ड एयर जो है वो 1% रखी है यहाँ पे आप 2% रख सकते हो, लेकिन जनरली हमारा 20 mm का एग्रीगेट है, तो एज पर आईएस मुझे 1% रखनी है जनरल मिक्स के लिए। तो मैंने ये रखी, तो मुझे क्या क्या मिला, परसेंटेज ऑफ फोर्स एग्रीगेट क्या हुआ, इस तरीके से हुआ 0.182 और 0.372 का ब्लेंड आ गया। इसमें सीमेंट का वॉल्यूम आ गया 0.121, वाटर का वॉल्यूम आ गया 0.175, एडमिक्सचर का वॉल्यूम आ गया 0.0027 और मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट मुझे मिला यहाँ पे 10 mm का 373 और 738, ये मिला 20 mm का। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट में 1020 के कारण थोड़ा चेंज होता है 692, क्योंकि दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है और दोनों के लिए क्राइटेरिया भी अलग है IS 383 के हिसाब से, जोन के हिसाब से। तो उसके कारण मेरा 10 का एग्रीगेट आ गया 0.126, वॉल्यूम आ गया इसका 20 का 0.257 और सैंड का आ गया 29। तो मेरा मास ऑफ फाइन एग्रीगेट यहाँ पे मिलता है 844 kg। तो मेरा फाइनल मिक्स यहाँ पे बन के तैयार है। सीमेंट मैं लूंगा 297, फ्लाई ऐश लूंगा 52, कोर्स फाइन एग्रीगेट लूंगा। अभी यहाँ पे ये मुझे करने दो थोड़ा, ठीक है, ओके। हाँ, तो मेरा ये फाइनल मिक्स आ गया 297 का मेरा फ्लाई ऐश आ गया, सॉरी 297 का मेरा सीमेंट आ गया, फ्लाई ऐश 52 आ गया, फाइन एग्रीगेट 844 आ गया, 373 का कोर्स एग्रीगेट 10 mm का आ गया, 738 का मेरा 20 mm का एग्रीगेट आ गया। वाटर में 175 यूज कर रहा हूँ। केमिकल एडमिक्सचर मुझे पर मीटर क्यूब लगेगा 3.34
का वाटर सीमेंट रेशो मेरा है 0.5। तो ये मेरा मिक्स एक ट्रायल मेरी तैयार है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि सैंड बहुत ज्यादा दिख रही है और थोड़ा कोर्स एग्रीगेट मुझे अगर बढ़ाना है तो मैं थोड़ा इसमें करेक्शन करने की कोशिश मेरे हिसाब से करूंगा, तो इसमें थोड़ा मेरा चेंज हो जाएगा। अब मेरी सैंड हो गई 828, फिर कोर्स एग्रीगेट में भी थोड़े चेंजेस हो गए। जनरली आप इसकी समेशन देखोगे तो जनरली ये जाती है 2489 इंक्लूडिंग एडमिक्शन, मतलब 2489 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा टोटल वॉल्यूम जब आएगा इंक्लूडिंग वाटर तो उतना हो रहा है। तो रिपोर्ट में आप देखोगे, यहाँ पे रिपोर्ट में हमने क्या क्या दिया हुआ है। एक तो ये ब्रांड कौन सा दे रहे हैं, BASF ब्रांड है, फिर ये एडमिक्सचर का परसेंटेज क्या है वो हम दे रहे हैं, एग्रीगेट टू सीमेंटेशियस का रेशो क्या होता है वो दे रहे हैं। ये सारे हमें देने पड़ते हैं। स्लम क्या आया, फिर वो मिक्स बनेगा उसका स्लम्प लिया जाएगा। एक कई बार 3 आवर्स तक का स्लम्प लेना पड़ता है। तो मिक्सर में मिक्स पड़ने के बाद जब मिक्स तैयार हो जाएगा इनिशियल लेवल पे स्लम्प लिया जाएगा, फिर 1 घंटे बाद लिया जाएगा, फिर अगर ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद भी उनको देना पड़ता है। तो ये जो है ये हमारा जो ब्लेंड था ये आ गया है 297, 52, 828, 380, 753 और वाटर 175। तो अगर बैग के हिसाब से जाएं तो 50 mm की एक बैग आप सीमेंट का ब्लेंड कर रहे हो तो उसमें 9 किलो का आपको फ्लाई ऐश ऐड करना पड़ेगा, 139 का क्रश सैंड ऐड करना पड़ेगा, 10 mm का 64 कोर्स एग्रीगेट, 20 mm का 127 और पानी 29। मैं ये बार बार बता रहा हूं कि ये सारा जो है ये ट्रायल मिक्स है, ये आपको करके देखना पड़ेगा। आपका डिजायर्ड जो स्ट्रेंथ आता है नहीं आता है, या कुछ ज्यादा जाता है या कम होता है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस के बाद आपको हेल्प हो जाएगा। तो इनिशियल स्लम्प कितना आता है क्या आता है तो वो उसके हिसाब से वापस आपको डिजाइन करना भी पड़ सकता है अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कस्टमर की हो तो। सो आई थिंक मैंने मेरी तरफ से जितना हो सके, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट बहुत क्या बोलते हैं उसको कि वैसे अचानक से समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसमें बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। तो इसलिए आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो आई थिंक मेरा जो है इसमें जो भी था दैट हैज बीन ओवर। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, कोई कर रहे हैं और उनको और कुछ मतलब आप इसमें ऐड करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि उसमें ये जो है ये कंटिन्यूअस सीखने वाली बात है। तो ये देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन इन द और मास्टरी इन द मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन। तो ये तो चलता ही रहेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट हमारा भी होता रहेगा, आपका भी होता रहेगा। तो anything you can add, if you want to add, any one of you please come forward and add. दलवी सर, yes देखो इसमें बहुत सारे लोग जो है अपने टीचिंग फैकल्टी के हैं, तो जी थोड़ा सिंस यू आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग आवर लैब NABL, तो थोड़ा बेसिक 5-10 मिनट में उनको इफ यू कुड थ्रो लाइट ऑन दैट ना, थोड़ा अपने इस हिसाब से लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग समझ सके उसको, ठीक है? ओके। NABL का जो प्रोसेस है मेकिंग योर लैब एक्रेडिटेड, दैट इज बेस्ड ऑन योर क्वालिटी इन प्रोसेस। वो सिर्फ 3 चीजें देखते हैं, एक इम्पार्शलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा आपका प्रोसेस
जो आप फॉलो करते हो रिगरसली, इफ यू आर नॉट स्टिकिंग विथ IS। तीसरा, आप जो ट्रेनिंग करते हो या उसमें आप जो भी आप इम्प्रूवमेंट करते हो, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस होने चाहिए। तो ये 3-4 चीजें बहुत रिगरसली देखी जाती है। आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैपेबल है कि नहीं, वो आपको कैलिब्रेट करके देखना है। उसके आपको उसका जो है अनसर्टनिटीज क्या है आपकी प्रोसेस की, वो भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। दैट इज ऑल विच यू नीड टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ कि हमारी ये प्रोसेस है। तो बाकायदा उनकी तरफ से पूरा गाइडलाइन उसमें अवेलेबल है, उनके वेबसाइट पे सारे हार्ड कॉपीज में, PDF में सारे गाइडलाइंस अवेलेबल है, राइट फ्रॉम द पेमेंट टू हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द क्वालिटी डॉक्यूमेंट। उसमें क्लॉज नंबर 1 में क्या होना चाहिए, 2 में क्या होना चाहिए, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में, 7 में, 8 में क्या है, क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, वो सारा जो है आपको उसमें देखना पड़ता है। तो इसमें पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट 4था नंबर का क्लॉज आता है इम्पार्शियलिटी का। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो मेंटेन करना लैब में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि मान लो कि कोई एक लैब असिस्टेंट है जो आपके यहाँ काम कर रहा है, और उसी के कोई चाचा भतीजे ने कोई क्यूब भेजे है, और उसको पता है कि ये क्यूब जो भेजे हैं वो मेरे चाचा भतीजे के कोई रिलेटिव के हैं, तो ही कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, और उनको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वैसे रिजल्ट्स वो उनसे ले सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको आपका एक स्टाइल उसमें देना है, आपको आपका एक नंबरिंग फॉर्मेट आपके किसी भी आप जो भी रेकमेंडेड हो, कि जिससे पता नहीं होना चाहिए कि कौन सा क्यूब आ रहा है, जो मैं तोड़ रहा हूं वो क्यूब किसका है, दैट शुड नॉट बी नोन टू द वर्कर। तो इसके लिए इम्पार्शियलिटी का बहुत बड़ा उनका क्लॉज है। मतलब क्लॉज तो वो क्लॉज से ज्यादा वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस देखते हैं, कि इसीलिए जो भी आप तोड़ते हो मटेरियल या उसका भी है, उसके लिए भी उन्होंने उसको वेस्ट का मैनेजमेंट भी कैसे करना है उसके लिए सारे डिटेलिंग दिए हुए हैं। 3 महीने तक आपको उसको रखना है आपके पास। तो ये बहुत सारे क्लॉजेस उन्होंने दिए हुए हैं टू टैकल विथ इम्पार्शियलिटी या टू स्टिक विथ इम्पार्शियलिटी। तो इम्पार्शियलिटी एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिगरसली चेक किया जाने वाला क्लॉज है। तो उसके बाद आता है 5वें में आपका मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट, आपकी स्पेस क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका रिक्वायरमेंट जो भी है वो आपको देना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में आपके पास इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, आप जो भी टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, उसके लिए लगने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है या नहीं, उसके लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस, अगर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट, आप वो मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं। तो ये सारा आपको क्लॉज नंबर 5, 6 में देखा जाता है, 6 और 7 में। उसमें 6 में आपको आपका जो है ट्रेनिंग का क्राइटेरिया है, आप ट्रेनिंग कैसे करते हो लोगों की, या आपको मेंटेनेंस मशीनरीज का कैसे करते हो, कैसे किया जाता है, आपका उसका रिकॉर्ड आप कैसे आप बनाते हो, या आप जो कोई कंज्यूमेबल यूज करते हो। कंज्यूमेबल का मतलब सभी लोग आप जानते हो कि कंज्यूमेबल मतलब जो कंज्यूम होके खत्म हो जाती है। तो मान लो कि आपकी सीमेंट की टेस्टिंग की लैब है, तो आपको स्टैंडर्ड सीमेंट आपको परचेस करना पड़ता है। तो वो स्टैंडर्ड सीमेंट आपको ब्लेंज एयर परमेबिलिटी के टेस्ट के लिए आपको लगता है। तो ब्लेंज एयर परमेबिलिटी का टेस्ट आपने उसके लिए 3-4 ग्राम हर बार आपको यूज करना। तो 3-4 बार यूज करने के बाद आपको उसका कांस्टेंट पता करने के लिए आपको वो कंज्यूम हो गया,
once it is consumed, you need to you do not have मतलब वो आपको फेंक देना है, वो आपको वापस यूज के लिए रख के नहीं देना। तो उसका भी रिकॉर्ड आपने कब किया, क्या किया, दे कैन चेक कि हाँ इसमें 13 तारीख का जो है इसके रिकॉर्ड में लिखा है कि इसने यूज किया है। तो वो 13 तारीख उस तारीख का जो है जॉब कार्ड वो देख सकते हैं। अभी जॉब कार्ड क्या होता है कि आप जब आप देखते हो कि आज के कौन से टेस्ट हमें परफॉर्म करने हैं, तो उसका एक जॉब कार्ड बनाया जाता है जिसपे कस्टमर का नाम नहीं होता है, सिर्फ जो आपने नंबर डाले होते हैं वो उसके सामने होते हैं, जो भी ऑपरेटर है उसके सामने। तो वो उसने कंज्यूम किया है कि नहीं, उस वक्त वो टेस्ट हुआ है कि नहीं, वो भी वो वेरीफाई करते हैं। बड़ा रिगरसली वो चेक करते हैं कि हर एक पॉइंट बड़ा रिगरसली वो चेक होता है। तो उसके बाद 7वां में आता है प्रोसेस रिक्वायरमेंट। प्रोसेस मतलब आप जो प्रोसेस आईएस कोड में या जो भी रेफरेंस कोड, चाहे एसटीएम हो, आईएस हो, चाहे बीएस हो, जो भी आपने रिकमेंड किया हुआ है उसके हिसाब से आप टेस्टिंग करते हो या नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको काम करवाना होता है। फिर उसका जब ऑडिट होगा आपको उसके डेमो देने पड़ते हैं, बाकायदा वो पूरा टेस्ट आपसे करवा के लेते हैं। अगर उसमें कुछ उनको लूप होल्स लगते हैं तो वो आपको एनसीज दे सकते हैं या वो रेकमेंड कर सकते हैं कि ये टेस्ट हम आपको अभी आपके पास उतना मैन पावर नहीं है या जो भी है, आपको क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, तो इसके लिए हम नहीं दे सकते। तो इसके लिए 7 नंबर का क्लॉज सारे प्रोसेस से रिलेटेड है। और 8वां जो है 8th का क्लॉज जो होता है वो मैनेजमेंट और रिव्यू का क्लॉज है, जिसमें आपको जो मैनेजमेंट रिव्यू होता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। फिर जब आपका जो ऑडिट होता है या इंटरनल ऑडिट आप अरेंज करते हो 6 महीने में, 1 साल में, तो उसका आपको रिव्यू वहां पे देना पड़ता है। तो उसका भी चेकिंग होता है रिगरसली। फिर उनके जो कमेंट्स हैं उस पर हमने क्या एक्शन लिया, वो एक्शन टेकन रिपोर्ट भी देना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेड पार्ट है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसमें आता है वो 6, 7 और 4, ये 3 क्लॉजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रैक्टिकली आपके डे टू डे एक्टिविटी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। आपकी डे टू डे एक्टिविटी उस क्लॉजेस पे डिपेंडेंट है या इन्फ्लुएंस्ड है, और हर एक के डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस आपको देने पड़ते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, कि मुझे जितना पता है, जितना मैं समझ रहा हूँ, वो मैंने आपको मेरे हिसाब से समझाने की कोशिश की है। Anyone can raise any question if he has or she has. Dear participants, if you have any doubt, you can ask your doubts by unmute yourself. Feel free to ask your questions. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Hello. I'm here, Nagaroj, sir. David, sir, my one question. For this related to calibration, we have completed calibration of CTM, UTM is no problem. Okay, always. But this is mostly also required calibration of weight balance. Yes. Weight balance. So you suggest any one consultancy name and the cost of weight balance calibration? See, there are many calibrators in Pune. I cannot name a single. You can ask me in private, I will name you. क्योंकि किसी के एक का नाम नहीं बता सकता मैं, लेकिन बहुत सारे करते हैं। You can go for any. देखिए, कोई भी आप NABL accredited जो कैलिब्रेटिंग एजेंसी है, अब कैलिब्रेशन एजेंसी भी NABL accredited होनी चाहिए अगर आप खुद का NABL करना चाहते हो। तो कोई भी कैलिब्रेटिंग एजेंसी जो NABL एक्रेडिटेड है उससे उससे आप कैलिब्रेशन करवा सकते हो। हम तो CTM UTM का करते हैं हर बार, हर साल।
देखिए जो आपको हर एक वो चीज का करना पड़ता है जिसके मेजरमेंट आप लेते हो। तो उसमें वेइंग बैलेंस आता है, उसमें स्केल्स आते हैं, उसमें वर्नियर कैलिपर्स आते हैं, उसमें टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कंट्रोलर आते हैं, सारा कुछ आता है। जिसकी जिसकी मेजरमेंट है, जिसमें आप आंकड़े लेते हो, वो सभी का आपको कैलिब्रेशन करवा के लेना है। करेक्ट सर, करेक्ट। तो वो सारी चीजें, मतलब आप टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर कंट्रोलर आपने रखा है, या आप टेम्परेचर मॉनिटर करना चाहते हो, तो टेम्परेचर मॉनिटर जो जिस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। आप ट्यूब के लिए आप अगर टेम्परेचर कंट्रोलर आपके ट्यूबिंग टैंक में लगाते हो, वो लगाना ही पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको कैलिब्रेशन करवा के लेना पड़ता है। तो हर एक चीज आप एक स्केल से आपकी ट्यूब के डायमेंशन लेते हो, तो वो भी आपको कैलिब्रेट करनी पड़ती है। ओके। और another one question here. So in academic, there is as compared to private consultancy, testing is not more, correct? But Yes. So this is a calibration is required each year. But you possible to extend this calibration 1, 2 or 3 year? No. Okay. उसका क्राइटेरिया सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। अब आपके पास काम नहीं है, वो NABL का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। काम तो रहता है, लेकिन किसी ने, मैंने एक जगह ऐसा सुना था कि हमारा एकेडमिक में जो इक्विपमेंट रहते हैं उसका कैलिब्रेशन हम 2 और 3 साल में कर सकते हैं, ऐसा मैंने एक बार सुना था। मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। हाँ, लेकिन वो कितना एज पर डॉक्यूमेंट्री वो एक्सेप्ट है कि नहीं, ये मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ रेकमेंडेड नहीं है। 1 साल एक जनरल टर्म रहता है जिसमें आपको कैलिब्रेट करवा के लेना है। अब कैलिब्रेशन क्या होता है, बहुत बार एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण भी आपका कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस में देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए वो 1 साल का, वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल, एक्चुअली 1 साल में भी 6 महीने बाद आपको इंटरनल कैलिब्रेशन करवाना पड़ता है। चाहे उसका सर्टिफिकेट आप ना लो, कोई भी एक एजेंसी बुलवा के आपको वो कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि हाँ भाई मेरा इंस्ट्रूमेंट अभी तक ठीक चल रहा है या नहीं है। तो ये भी एक क्लॉज नंबर 6 में आपको ये भी दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस के साथ साथ एश्योरेंस ऑफ रिजल्ट्स, उसके लिए आपको 6 महीने बाद भी आपको एक बार चेक करना है कि वेदर माय इंस्ट्रूमेंट इज रनिंग प्रॉपरली, गिविंग द नंबर्स व्हिच इट इज शोइंग आर करेक्ट और नॉट, और टू द पॉइंट और नॉट, ये आपको चेक करना पड़ता है। तो वो भी हम कैलिब्रेटिंग एजेंसी से ही करवा लेते हैं, लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं लेते, सिर्फ उसके फोटोग्राफ्स और ये आपको उसका एविडेंस रखना पड़ता है। Yes, okay. Sir, another one question here, for calculation of specific gravity of cement. जी, mostly refer this is a kerosene. Why? ये In calculation of specific gravity of cement, this is a comparison of this is a specific gravity, this is refer kerosene. Why this is refer by kerosene? देखिए, सीमेंट अगर आप पानी यूज करोगे तो वो पानी में सेट हो जाएगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो जिसमें वो सेट ना हो पाए ऐसा कोई ऑयल या कोई ये चाहिए। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब हम क्या कर रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम कर रहे हैं ना। Yes. ठीक है, तो वॉल्यूम कितना बड़ा और कितना मास का सीमेंट उसमें गया वो हमें देखना है। तो आप जीरो लेवल पे आप पहले केरोसिन डालते हो। केरोसिन एक तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के करीब है,
मतलब 0.8 है, 1 और 0.8, तो वो करीब करीब हल्का होता है, हल्का होता है वो। एक आप उसमें आप अगर मान लो कि आप जितना वो फ्लास्क जो है वो अगर पारे से भर दोगे जी से, तो उस पे तो तैरेगा सीमेंट, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी आप नहीं यूज कर पाओगे, समझ रहे हो? तो आपको बेसिकली हल्का लिक्विड चाहिए और जिसमें सीमेंट सेट ना हो, ऐसा लिक्विड चाहिए। तो उसके लिए वो केरोसिन प्रेफर किया है। स्पिरिट भी आप ले सकते हो, या कभी कभार क्या होता है, जैसा आपका कंसर्न है कि केरोसिन बहुत बार अवेलेबल नहीं होता है फ्रीली, तो आप टर्पेंटाइन भी यूज कर सकते हो। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको नोन होनी चाहिए बस। यस, No. ठीक है, फाइन फाइन सर। यस। Anybody have any doubts? You can ask directly. Dear participants, unmute yourself and ask your doubts. Otherwise, you can post your doubts in the WhatsApp group so that I can ask your doubts to the sir. Yes, sir. In my opinion, there is no doubt from any attendees. So can we conclude the session? Nimade sir, Uh, is there any query remaining? Wait for 1 minute, sir. Yeah. The participants, if you have any doubt, you can ask directly your doubts. I think no one has doubt. Okay, question, sir. Yeah. So thank you, Dalvi sir, for sparing your precious time and knowledge for today's session. Again, I will thanks all the participants on behalf of Dr. D.Y. Patil School of Engineering. Thank you. And I can say that the session is over now. Yes. Thank you all for patiently hearing. Thank you very much. Thank you, sir. So today's feedback link will be delivered to your mail as well as in WhatsApp. Kindly fill that till 7 p.m. Thank you so much for attending the today's session. Have a nice day. So today's session is over.